नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज वर्मा आप सभी लोगों का स्टडी 81 पर स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हमने सीख लिया था कि प्राचीन भारत पर विदेशी आक्रमण के बारे में हमने सीखा था। आज हम सीखेंगे भारत पर सिकंदर का आक्रमण। आज हम सीखेंगे भारत पर सिकंदर का आक्रमण, जो एक प्रथम यूनानी आक्रमण था। जो क्या था? एक प्रथम यूनानी आक्रमण था। देखो, सिकंदर महान का आक्रमण भारत के इतिहास में एक युग परिवर्तक घटना थी। जो सिकंदर महान था वो भारत के इतिहास में एक युग परिवर्तक घटना थी। सिकंदर भारत में केवल 19 महीने रहा। सिकंदर भारत में कितने महीने रहा? केवल 19 महीने रहा। लेकिन उसके आक्रमण के कई अत्यंत महत्वपूर्ण परोक्ष परिणाम निकले और उसके आक्रमण के कई अत्यंत महत्वपूर्ण क्या निकले? परोक्ष परिणाम निकले। जैसे देखो, अब समझो, जैसे सिकंदर को अलेक्जेंडर भी कहते हैं। सिकंदर को अलेक्जेंडर भी कहते हैं, जो ये यूनान का था। कहाँ का था शासक? यूनान का था। और मकदूनिया के शासक फिलिप का पुत्र था। फिलिप का पुत्र कौन था? सिकंदर। और कहाँ का शासक था? मकदूनिया का शासक था। और अरस्तु का शिष्य था। जो अरस्तु, जो जीव विज्ञान के जनक हैं अरस्तु, उनका शिष्य था। कौन? सिकंदर। और अरस्तु जो था एक दार्शनिक था। अरस्तु क्या था? एक दार्शनिक था। फिर देखो आगे, 325 ईसा पूर्व में फिलिप की मृत्यु हो गई। तो सिकंदर गद्दी पर बैठता है और यह 20 वर्ष तक राज्य करता है। सिकंदर गद्दी पर बैठता है और 20 वर्ष तक राज्य करता है। फिर देखो, अब 334 ईसा पूर्व और से 330 ईसा पूर्व के बीच ईरान में एक युद्ध हुआ। ईरान का एक युद्ध हुआ जिसका नाम है अरबेला का युद्ध। जिसका क्या नाम है? अरबेला का युद्ध। सिकंदर और डेरियस के बीच में ईरान में एक युद्ध हुआ जिसका क्या नाम था? अरबेला का युद्ध। और उसमें क्या हुआ? डेरियस की हत्या हो गई। उसमें क्या हुआ? डेरियस की हत्या हो गई और सिकंदर की जीत हुई। तो सिकंदर ने एशिया माइनर, सीरिया और मिस्र पर राज किया। और ईरान की राजधानी उस समय क्या थी? पर्सपोलिस राजधानी थी। उस समय क्या थी ईरान की राजधानी? पर्सपोलिस राजधानी थी। फिर आगे देखो, सिर्फ कहानी को समझते चलो तभी ये समझ में आएगा। सिकंदर ने एक नए शहर की स्थापना की। देखो, अलेक्जेंड्रिया ऑफ द एरोकोशियंस। इस शहर की इसने स्थापना की, जो कहाँ पर है? गंधार के पास है। गंधार इस समय अफगानिस्तान और बैक्टीरिया के बीच में है। गंधार इस समय कहाँ? अफगानिस्तान और बैक्टीरिया के बीच में था। तो ईरान का महानतम सम्राट कौन था? सिकंदर था। ईरान का सबसे महान सम्राट कौन बन गया? सिकंदर बन गया। अब देखो, अब इसने कौन कौन से राज क्षेत्र जीते? तो यूनान को जीत लिया, एशिया माइनर को जीता, सीरिया को जीता, मिस्र को जीता, पर्सपोलिस को जीता, अफगान को जीता और बैक्टीरिया को जीत लिया। ये इतने प्रांत उसके अंडर में आ गए। जब इन सारे प्रांतों को जीत लिया तो उसके अंडर में आ गए। फिर देखो, ईरान का महान सम्राट कौन बना? तो वो बना हमारा सिकंदर। कौन बना?
सिकंदर बना। दूध और मधु की भूमि किसे कहा जाता था उस समय? तो भारत को कहा जाता था। क्या कहा जाता था? दूध और ये मधु की भूमि है, मधु की जमीन है, दूध और मधु की। सिकंदर के सेनापति दो थे, एक था सेलूकस निकेटर, दूसरा था निरियाकस। सेलूकस निकेटर जो स्थल सेनापति था, और निरियाकस जो एक जल सेनापति था। खैबर दर्रा होते हुए सेलूकस निकेटर खैबर दर्रा के मार्ग से होते हुए वो भारत की तरफ बढ़ना चाहा। खैबर दर्रा के रास्ते से होते हुए पहले जनजातियां मिली। कौन कौन जनजातियां मिली? तो हस्ती और एस्टस जनजाति मिली, और 30 दिनों तक युद्ध चलता रहा। और इन जनजातियों की राजधानी कौन थी? तो वो पुष्कलवती थी। इन जनजातियों की राजधानी पुष्कलवती थी। फिर देखो 30 दिनों तक ये युद्ध चलता रहा। किनसे? हस्त और एस्टस जनजातियों से, जिसमें 40,000 लोग बंदी बना लिए गए। जिसमें क्या किया गया? 40,000 लोग बंदी बना लिए गए। 40,000 लोग। और रानी जो थी क्लियोफिस या कृपा इनको कहते हैं, क्लियोफिस या कृपा। तो इसने मस्वती के तट पर मस्सग का किला बनवाया। मस्वती के तट पर क्या बनवाया? मस्सग का किला बनवाया। फिर अंतिम क्षण तक अपने देश की रक्षा करने का प्रण लिया था। क्या लिया था? जो मस्वती के तट पर मस्सग का किला किसने बनवाया? रानी क्लियोफिस या कृपा ने। तो इसने अपने अंतिम क्षण तक अपने देश की रक्षा करने के लिए इसने प्राण त्याग दिए या प्रण लिया था, और उसमें उसकी मृत्यु हो गई। इस युद्ध में स्त्रियों ने भी भाग लिया। किसमें? जब ये रानी क्लियोफिस जब युद्ध कर रही थी, तब उसमें जो मस्वती के तट पर इसने एक किला बनवाया, मस्सग का किला। और अंतिम क्षण तक ये अपने देश की रक्षा करते हुए इन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। और इसी युद्ध में सबसे पहले स्त्रियों ने भाग लिया या हिस्सा लिया। फिर आता है अवहिंद में एक पुल बनवाता है। अवहिंद में सिकंदर क्या करता है? एक पुल बनवाता है, और वहां पर 30 दिन तक क्या करता है? विश्राम करता है। 30 दिन तक आराम करता है। क्योंकि देखो आराम क्यों करता है? क्योंकि वो इतनी ईरान से चलते हुए खैबर दर्रा से होते हुए भारत की तरफ पहुंच रहा था, बढ़ रहा था। तो सेना जो थी वो थक गई थी, सेना बहुत थक गई थी। और 30 दिन तक बीच में एक युद्ध भी चलता रहा, किससे? जिसमें 40,000 लोग बंदी बनाए गए। और वो युद्ध रानी क्लियोफिस से चलता रहा, और इसका नाम कहीं कहीं पर कृपा भी मिलता है। और जो रानी क्लियोफिस थी, तो उन्होंने मस्सग का किला बनवाया था। और अंतिम क्षण तक रानी ने अपने देश की रक्षा करते हुए प्राण को त्याग दिया। और इसी युद्ध में सबसे पहले स्त्रियों ने भाग लिया। अब बताओ, उतनी दूर से आते हुए और बीच में युद्ध भी 30 दिन तक चलता रहा, तो अब सैनिक एकदम हाल बेहाल हो गए, थक गए एकदम से। तो उन्होंने एक अवहिंद पर एक पुल बनवाया और वहां पर 30 दिन तक विश्राम किया। फिर इतनी बड़ी सेना
इतनी बड़ी सेना देखकर तक्षशिला के राजा आम्भी ने आत्मसमर्पण कर दिया। इतनी बड़ी सिकंदर की सेना देखकर जो तक्षशिला के राजा थे आम्भी, उन्होंने अपने आप को आत्मसमर्पण कर दिया कि हाँ, आपसे हम युद्ध नहीं करेंगे, हम आपके सामने घुटने पहले ही टेक दिए। तो जो आम्भी के राजा थे ये बहुत डरपोक था, इसलिए इन्होंने युद्ध नहीं किया। फिर देखो, फिर होता है हाइडेस्पीज या वितस्ता का युद्ध होता है। हाइडेस्पीज या वितस्ता का युद्ध होता है। देखो, वितस्ता का युद्ध होता है किस सन में? 325 ईसा पूर्व में। कहीं कहीं कोई बताता है, कोई सर बताते हैं कि 325 ईसा पूर्व में युद्ध हुआ, कोई बताता है कि 326 ईसा पूर्व में युद्ध हुआ। अब फिर हाइडेस्पीज का युद्ध हुआ किनके बीच? तो ये था जो बेरी नाग था, बेरी नाग के झेलम प्रदेश में, झेलम प्रदेश में बेरी नाग, जो राजा पोरस आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया। राजा पोरस जो थे तो उन्होंने आत्मसमर्पण करने से इन्होंने इनकार कर दिया, राजा पोरस ने। फिर अब देखो, अब युद्ध होता है। सिकंदर, देखो सिकंदर कितनी बड़ी सेना है। सिकंदर, राजा आम्भी, आम्भी कौन थे? जो तक्षशिला के राजा आम्भी थे। फिर अभिसार जाति के शासक, जो अभिसार बीच में जो शासक थे, जनजातियां थी, उसके शासक, तो बीच में युद्ध हुआ और राजा पोरस के बीच में, दोनों के बीच में युद्ध शुरुआत हो गई, युद्ध की शुरुआत हो गई। और कहाँ पर युद्ध हुआ? तो झेलम नदी के किनारे, झेलम नदी के किनारे। इसलिए वितस्ता का अब नाम है झेलम और पुराना नाम क्या है? वितस्ता, और यूनानी नाम क्या है? हाइडेस्पीज नाम है। झेलम नदी के बीच में युद्ध होने चालू हो गया। और राजा पोरस के पास क्या था? कितने सैनिक थे? देखो 30,000 पैदल सैनिक थे, 30,000 पैदल सैनिक थे, 4,000 अश्वरोही थे, 4,000 अश्वरोही थे, 300 रथ थे और 200 हाथी थे, 200 हाथी थे राजा पोरस के पास। लेकिन सिकंदर की सेना, कुछ उसके सेना थे, कुछ जनजातियों की सेना थी और राजा आम्भी की सेना मिल गई, तो कितनी महान बड़ी सेना बनी। और राजा पोरस की सेना देख लो और सिकंदर की सेना देखो, तो कौन जीतेगा, कौन हारेगा? तो उसमें राजा पोरस हार जाता है और सिकंदर जीत जाता है। सिकंदर ने धोखे से राजा पोरस पर हमला कर देता है। हारने का कारण एक ये भी है कि सिकंदर ने धोखे से राजा पोरस के ऊपर हमला कर दिया और नदी को 16 मील ऊपर से पार किया। नदी को क्या किया? 16 मील ऊपर से पार किया। अंततः पोरस को क्या किया? बंदी बना लिया। अंततः क्या हुआ? पोरस को बंदी बना लिया। और जब पोरस को बंदी बना लिया तो राजा की तरह व्यवहार करने पर उसने 2 नए नगर बसाए। राजा की तरह व्यवहार करने पर उसने क्या किया? 2 नए नगर बसाए। उन नगर का नाम क्या था? तो ये 2 नगर बसाए और एक का नाम था बुकाफेला, जो उसके घोड़े का नाम था। एक दूसरा क्या बसाया? तो निकैया, जो पोरस पर विजय प्राप्त की, तो उसके उपलक्ष्य में इसने 2 नगर बसाए। कौन कौन से? एक बुकाफेला, जो बुकाफेला सिकंदर के घोड़े का नाम था, तो उसने अपने घोड़े के नाम पर एक नगर बसाया। और एक जब पोरस पर विजय प्राप्त की तब जाके एक नगर बसाया, निकैया। फिर आगे देखो, बस थोड़ा सा और बचा है।
देखो, सिकंदर चिनाब को पार करके छोटी छोटी जनजातियों से लड़ाई की। चिनाब को पार करके क्या किया? छोटी छोटी जनजातियों से लड़ाई की। रावी को पार करके इसने कथोई या कत्था जनजाति अपने साहस के लिए सुप्रसिद्ध थी। उस समय रावी को पार करके वो कहाँ आए? कत्था जनजातियों के पास आ गए, और कत्था जनजातियां अपने साहस के लिए उस समय बहुत प्रसिद्ध थी। एक घमासान युद्ध हुआ। क्या हुआ? एक घमासान युद्ध हुआ। आतंक की लहर दौड़ पड़ी। आतंक की लहर दौड़ पड़ी। फिर देखो, ब्यास नदी, देखो आतंक की लहर तो दौड़ पड़ी, लेकिन अंततः क्या हुआ? उस जनजातियों, कत्था जनजातियों की हार हो गई और सिकंदर की जीत हुई। घमासान युद्ध हुआ। फिर ब्यास नदी तक पहुंचकर सिकंदर की सेनाओं ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। ब्यास नदी तक पहुंचकर सिकंदर की सेनाओं ने आगे से बढ़ने से इनकार कर दिया। सेलुकस के बहुत समझाने के पश्चात सैनिक आगे बढ़ने से राजी नहीं हुए, और सेलुकस के बहुत उसने समझाया। सेलुकस ने बहुत उन सैनिकों को समझाया, लेकिन सैनिक जब से को बड़ी झिटिक दिए तो वो आगे बढ़ने से राजी नहीं हुए। फिर वापस लौटने की तैयारी शुरू हो गई। फिर क्या हो गया? वापस लौटने की तैयारी शुरू हो गई। कुछ तो उन्हीं नगरों में बस गए जो उसने नगर बसाए थे। कौन कौन? बुकफेलिया और निकैया। तो कुछ लोग उसी नगरों में बस गए और कुछ वापस जाने की तैयारी करने लगे, जिसकी स्थापना सिकंदर ने की थी। और जिनकी स्थापना सिकंदर ने की थी, तो उसमें कुछ तो उसी में बस गए और कुछ वापस जाने की तैयारी करने लगे। फिर देखो आगे क्या होता है। फिर जब सिकंदर 326 बीसी में वापस लौटने का आदेश दिया, 326 बीसी में वापस लौटने का आदेश दिया, वापस जाने से पहले ब्यास नदी के तट पर 12 विशाल वेदियों का निर्माण किया था। देखो, वापस लौटने का आदेश तो दे दिया 326 बीसी में, लेकिन उसने ब्यास नदी पर क्या करा दिया? तो 12 विशाल वेदियों का निर्माण किया। ऊंचे ऊंचे स्तंभों का निर्माण कराया, जिसको विजय स्तंभ भी कहते हैं। स्मारक भी बनवाए। फिर विधिक्त यज्ञ भी किया, और विधिक्त यज्ञ भी उसने करवाया या फिर किया। तो अब समझ सकते हो कि सिकंदर विश्व विजेता की इच्छा क्यों रखता था, क्योंकि उसकी सेना को देखकर लोग अपने आप डरने लगते थे। उसकी सेना को देखकर कि हाँ, इतनी विशाल सेना अगर किसी भी राज्य में चली जाए तो वो राजा अपने आप उसको समर्पित कर देता था, आत्मसमर्पित कर देता था। लेकिन क्या हुआ? जो राजा पोरस थे, उन्होंने बहुत बहादुरी से युद्ध किया। उन्होंने आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया और बहुत बहादुरी से युद्ध किया, और अंततः क्या हुआ? राजा पोरस की हार हुई और सिकंदर की जीत हुई। क्योंकि देखो, सिकंदर की जीत क्यों हुई? क्योंकि उसके पास इतने सैनिक थे, 3 राजाओं ने उस पर आक्रमण किया। राजा आम्भी और जातियां थी, तो अभिसार की जातियां थी, और सिकंदर था, तो सिकंदर की सेना, कुछ राजा आम्भी की सेना,
कुछ अभिसार जातियों की सेना, तो कितनी बड़ी सेना हो गई उसके पास, सिकंदर के पास। तो राजा पोरस लेकिन हिम्मत नहीं हारा, उसने भी युद्ध किया और अंततः क्या हुआ, राजा पोरस की हार हो जाती है और उसको बंदी बना लिया जाता है। फिर अब जैसे ही उसने चिनाब नदी को पार किया, चिनाब नदी को पार करके छोटी छोटी जो जनजातियां थीं उनसे लड़ाई करते हुए जब उसने रावी नदी को पार किया, तब एक मिलती है कत्था जनजाति। और कत्था जनजाति भी बहुत उस समय अपने साहस के लिए सर्वप्रसिद्ध माने जाते थे कत्था जनजाति। और सिकंदर और कत्था जनजातियों के बीच में घमासान युद्ध हुआ। आतंक की लहर दौड़ पड़ी। इस तरह युद्ध हुआ सिकंदर और कत्था जनजातियों से। लेकिन अंततः क्या होता है, तो घमासान कत्था जनजातियों की हार हो जाती है और सिकंदर की जीत हो जाती है। लेकिन जब वो ब्यास नदी तक पहुंचकर ब्यास नदी पर पहुंच जाता है सिकंदर, तब उसके सैनिक क्या कहते हैं कि अब हम सेलुकस, तब उसके सेनाओं ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। तब उसके सैनिक ने आगे बढ़ने से इनकार कर देते हैं। लेकिन सिकंदर के सैनिक आगे बढ़ने से इनकार कर देते हैं। फिर भी सेलुकस जो रहता था, सेलुकस जो थल सेनापति था, वो बहुत समझाता है सैनिकों को, लेकिन वो आगे बढ़ने से राजी नहीं होते हैं। फिर सिकंदर वापस लौटने की तैयारी करता है और कुछ लोग जो कुछ तो उन्हीं जो उसने नगर बसाए थे उसी में बस गए और कुछ वापस जाने लगे। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन ज़रूर से दबा दें ताकि जो भी मैं वीडियो छोड़ूं वो आप तक आसानी से पहुंच सके। थैंक यू सो मच।